Good afternoon, everyone. Abhishek Kumar Mishra here. Today, we'll be discussing 25 questions asked in the weekly test of Scholars Career Academy. ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे. उन्हें सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं ये सीखते जाएंगे एंड किस तरह से हम उन्हें अप्रोच करना चाहिए, बेस्ट वेज क्या होते हैं एंड कितने समय में क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए. डायरेक्टली क्वेश्चंस करते करते हम इस बात पे डिस्कस भी करते जाएंगे. ओके, देन पहला क्वेश्चन जो अपने सामने आया है वो आया है क्लोज टेस्ट का. क्लोज टेस्ट में वी नो दैट कॉम्प्रहेंशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. विद कॉम्प्रहेंशन आपका ग्रामर भी, आपके कनेक्टेड वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड फिक्स्ड प्रपोजिशन, इन सब का यूज़ होता है. बट उसके अलावा भी अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हो, चीज़ों को कनेक्ट करके चलते हो, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन सही करने के चांसेस भी बढ़िया होते हैं. एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं. हम हर चीज़ को अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. रीड करते हैं. The modern day world is full of psychological disorders, health, health, mental tensions and many more problems. Now here हम देख सकते हैं कि we are talking about psychological disorders, mental health, mental tensions and other kind of problems. तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो हम यहीं पे रुक जाएं. हम आगे रीड करेंगे और चीज़ों को कनेक्ट करते हुए समझेंगे कि हमें किस चीज़ को यहाँ पे पुट करना है. Then we will come to options. विल सी कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पे आने वाला है. दैट हैज़ टू बी योर अंडरस्टैंडिंग. और इतनी बेसिक से अंडरस्टैंडिंग तो आई होप कि हर किसी की होती है एंड नहीं होती है तो वी आर वर्किंग ऑन इट. और हमें तो करना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन. नाउ लुकिंग एट द वर्ड बेस्ट, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बेस्ट, हेल्थ एंड मेंटल टेंशंस, ऐसा कोई सेंस तो बैठेगा नहीं, इतना तो सबको समझ में आता है. गुड, ये भी पॉजिटिव वर्ड है. स्ट्रॉन्ग, अगेन पॉजिटिव वर्ड. तो पुअर, what will come? The modern day world is full of psychological disorders, poor health, mental tensions and many more problems. ऐसे हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे. आगे, अब आगे रीड करते हैं. Likewise, the life of some people is like a mad rush from one work to another without any dash. Besides, there are very few people in the world. चलो ये तो आगे की बात हो गई, हमें इसी में इस चीज को समझना पड़ेगा. तो लाइफ ऑफ सम पीपल इज लाइक अ मैड रश. कुछ लोगों की लाइफ बिल्कुल भी उनके जीवन में रेस्पाइट नहीं है, पूरे टाइम एक काम से दूसरे काम तक उन्हें भागना रहेगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्पाइट नहीं है, उनकी लाइफ रश है. तो विदाउट एनी ब्रेक, मतलब हम कुछ ऐसा ही सेंस तो बोलेंगे कि यार जीवन में कोई भी रेस्ट नहीं मिल रहा है, पूरा लाइफ तो ऐसी मतलब स्ट्रगल में ही चल रही है, रश है, चल रहा है लाइफ में, ब्रेक चाहिए होता है ना. तब हमें ऑप्शंस देखो, स्ट्रेस ही तो चल रहा है पूरे क्वेश्चंस में, अर्जेंसी ही तो है, तभी तो इंसान भाग रहा है. फुलफिलिंग, तो हेयर वी विल गो फॉर ब्रेक, क्योंकि हमें ब्रेक चाहिए होगा लाइफ में, तभी तो हम अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर पाएंगे. और नहीं काम कर पा रहे हैं इसलिए तो मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. ओके, तो ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टिविटी के साथ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. ये आपको आएगा कॉम्प्रहेंशन, और कॉम्प्रहेंशन पे काम करना तो आपको है ही. नेक्स्ट देन बिसाइड्स देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड दैट केयर अबाउट देयर हेल्थ मोर देन देयर वर्क और डेली टास्क. ऑब्वियस सी बात है, आजकल हर कोई अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हेल्थ पे नहीं दे रहा है. लुक एट मी एज वेल, यू विल गेट इट. तो what we have to do then, to what we have to do, but there are ways by which we can restore our health fully and morning walk is one of them. हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है. नो, मॉर्निंग वॉक इज सॉल्यूशन. ठीक है, हमें चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है. इट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड, अब सॉल्यूशन की बात आई है, हेल्थ डिसऑर्डर्स को रिड्यूस करेगा तो हमारी हेल्थ को क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, इंप्रूव करेगा, अच्छा बनाएगा ना. तो ऑप्शंस देखो, डिटेरियोरेट, खराब करना, कंट्रोल. कंट्रोल क्या, कोई प्रॉब्लम को थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं, हेल्थ को कर रहे हैं ना, तो हेल्थ को तो इंप्रूव किया जाता है. रूइन, नेगेटिव वर्ड. तो हियर हम इंप्रूव की तरफ जाएंगे कि हमारी हेल्थ को ये इंप्रूव करेगा, हमारे फिजिकल पोस्चर को ये इंप्रूव करेगा. देन besides, morning walk gives you energy, motivates you to avoid laziness, creates a positive mindset. It is good for your organs, especially the heart, and it gives you time to dash your day. Then time to break your day, time to ruin your day, time to forget your day. Look at the options. बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे टाइम टू प्लान योर डे जाएंगे ना, कि हमें समझ में तो आना चाहिए कि हम दिन को किस तरह से करने वाले हैं, तभी तो हम अपनी मेंटल टेंशंस को कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकेंगे. एक कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट. अभी यहाँ पे थोड़ा आसान सा लग रहा है, कभी टफ भी आएगा, बट अगर आप कनेक्टिविटी के साथ जाते हैं तो दैट विल बी अ केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, आगे आगे क्या होता है? To sum it up, we can say that morning walk is very important for the body. Also, it helps to keep the body and mind healthy. Obviously, यही तो पूरी बात चल रही है. Besides, everyone does
किड्स और एल्डर्स शुड ट्राई टू मेक मॉर्निंग वॉक अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। अब रूटीन पे डालना है किड्स एंड एल्डर्स को, सबको। तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है कि साथ ही साथ हर किसी को, एवरीवन की बात चल रही है, तो हर किसी को। तो क्या बोलेंगे, नाइदर आइदर, मतलब या तो किड्स कर ले या एल्डर्स कर ले, मतलब किड्स की जरूरत है ही नहीं, है ना। सम कुछ लोग कर ले, तो एवरीवन तो फालतू में लिख रखा है फिर। तो क्या होगा कि वेदर की तरफ जाएंगे कि या तो चाहे बच्चे हों या फिर बूढ़े हों, हर किसी को मॉर्निंग वॉक अपने स्केड्यूल में डालना ही चाहिए टू अवॉइड मेंटल टेंशंस एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से हम पूरे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने थोड़े बड़े अपने अच्छे कॉम्प्रहेंशन के साथ। कॉम्प्रहेंशन नॉर्मल भी है, तो एक कनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे कि कहीं ना कहीं आगे हमें उस चीज के बारे में कंटेक्स्ट मिल जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। Now question is select the most appropriate synonym of the given word। अब देखिए, सिनोनिम और एंटोनिम की एक बात ये होती है, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस इडियम्स हो गए। इन सब में कहीं ना कहीं आपको याद तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेट थिंग इज बिना याद किए नहीं होना, क्योंकि अपनी लैंग्वेज नहीं है। एंड मोस्टली जो गवर्नमेंट एग्जाम की अपन प्रिपरेशन करते हैं, वी आर फ्रॉम नॉर्मल बैकग्राउंड्स, तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो आपकी मम्मी आती हैं एंड शी इज़ लाइक कि ओके चैम गेट अप, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, पापा आ रहे हैं, ओके ड्यूड लेट अस गो फॉर अ वॉक। ऐसा टाइप के डिस्कशन तो नहीं होते होंगे, मेरे यहाँ तो नहीं होते हैं यार। मम्मी आएंगी, बोलेंगे बेटा उठ जाओ, नाश्ता कर लो, पापा बोलेंगे चलो थोड़ा टहल के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैकग्राउंड जो है ना, और अपनी इंडियन सोसाइटी है उसकी तो इंग्लिश है नहीं। अब कुछ भी नया सीखना है तो याद तो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट जो चीज़ है वो है याद करना। अब आपको कैसे याद करना है ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पे आते हैं, रेपिटेशन का सिनोनिम बताना है अपन को, है ना। रेपिटेशन बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, हर किसी को पता है। रेपिटेशन इज व्हाट, आपका प्रेस्टीज क्या है, आप किस तरह से आपकी समाज में इमेज क्या है, दैट इज योर रेपिटेशन। ओपिनियन, पोजीशन भी एक इमेज की बात होती है कि आपकी पोजीशन क्या है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक इमेज क्या है आपकी समाज में, आप किस जगह पे, आप मतलब लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं, दैट इज योर प्रेस्टीज। ओके, तो इस तरह से अपन को इस क्वेश्चन को टैकल करना है। और इसमें तो यार कुछ कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, द ओनली थिंग इज आपको याद करना है, आपको समझना है। क्लोज ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे यहाँ पे हैं, क्लोज ऑप्शंस को थोड़ा डीप थिंकिंग के साथ आपको एलिमिनेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। एक चीज याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन हो ये जरूर पढ़ना कि सिनोनिम पूछ रखा है, एंटोनिम पूछ रखा है, ऑपोजिट सेम वर्ड क्या पूछा है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आपने ये रीड नहीं करा, आप गलत करके आ गए, इससे बड़ा रिग्रेट कुछ और नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर कर लेंगे ना, तो एवरीवन इज 95 to 100, मतलब हर कोई सेम है, ठीक है। उधर पे उस एग्जाम को कौन टैकल कर पाया है, कौन कम गलतियां करके आया है, कौन अपने बनते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करके आया है, वो आपसे लीड लेके जाएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप करोगे। और ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपको हमेशा पॉइंट आउट करके रखनी है। ऑपोजिट वर्ड है, द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग नो रश प्रोमिसेस, रैश, सॉरी रैश, द थिंग इज रैश। रैश ड्राइविंग पता ही है आप सबको ना, ये पोर्शे केस एंड ऑल दीज थिंग्स आपने सुना ही होगा। तो रैश ड्राइविंग, रैश मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं करना, रैंडम कर देना, अचानक से कर देना, कुछ भी करना मतलब। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी भी यही होती है, मतलब कर दिया ऐसे, मतलब बेशर्मी की तरह से, मतलब नेगेटिव वे में बोला जाए तो, ठीक है। ऑडेसिटी भी यही हो गया। बोल्ड क्या होता है, आप पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हो। बोल्ड भी यही होता है कि मतलब खुद को प्रेजेंट करना, बिना सोचे समझे आपने मतलब कर दिया, बोल्डली कर दिया, कोई मतलब सोचा समझा नहीं ज्यादा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इस वर्ड का मतलब आपको समझना है। इमैच्योर नेगेटिव वर्ड हेयर, कंसिडरेट, सोचा समझा हुआ, ठीक है। तो ऑपोजिट बताना है, रैश का ऑपोजिट रहेगा कंसिडरेट। नेक्स्ट अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक एंटोनिम, ठीक है। अब एंटोनिम अगेन बनाना है, सब्जुगेट। सब्जुगेट वर्ड क्या होता है, सरेंडर टाइप। सरेंडर क्या होता है कि आपको किसी को ओबे करते रहना है, बिल्कुल समझ रहे हो, किसी ने आपको मतलब कॉलोनाइज कर लिया है, आपको अपने अंडर कर लिया, आपको जो कुछ भी बोल रहा है आप ओबे करो, वही सरेंडर होता है। अब इसका क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। कॉलोनाइज सेम। मॉडेस्ट अगेन आप लिसन कर रहे हो, जो कुछ भी सामने वाला बोल रहा है आप उस चीज को करते जा रहे हो, अगेन मॉडेस्ट। वैंकिश भी वही होता है। लिबरेट, वी टॉक अबाउट लिबरेट। लिबरेट क्या होता है, रिलीज करना किसी को, ठीक है। तो सब्जुगेशन एंड लिबरेशन, लिबरेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट, ओके, ऑपोजिट जाना भी था। तो ऑब्वियस सी बात है यार, सिनोनिम एंटोनिम याद करने पड़ेंगे। जब तक आप समझोगे नहीं, आपके पास एक बेसिक सेट्स नहीं होंगे, आप वर्ड्स को एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे। तो याद करना इज द की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वी हैव टू रिप्लेस दिस पर्टिकुलर थिंग, वी हैव टू रिप्लेस, ठीक है। पहले इसे रीड करो कि कंटेक्स्ट क्या निकल रहा है। आई डोंट ट्रस्ट माई फ्रेंड बिकॉज ही हैज नॉट एंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड बिकॉज ऑफ हिज डीड्स, मतलब मैं अपने दोस्त पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बिकॉज ऑफ आई कांट ट्रस्ट माई फ्रेंड बिकॉज ही कैन नेवर बी ट्रस्टेड एंड बिकॉज ऑफ हिज डीड्स, उसके कामों के कारण। तो कहीं ना कहीं सेंस ये निकल रहा है ना कि ना मैं उसे ट्रस्ट कर पा रहा हूं ना कभी कर पाऊंगा। इस चीज को समझना थोड़ा।
तो ही हैज़ नेवर बीन एंड कैन नेवर बी, मतलब क्योंकि एंड के अगल और बगल सेम पार्ट ऑफ स्पीच और सेम फॉर्म में वर्ब आनी चाहिए ना। अब टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हेयर वी हैव टू यूज दैट, एंड हैज़ है तो बीन आ जाएगा। तो इन द सेम वे ही हैज़ नॉट बीन एंड कैन नेवर बी। इस तरह से चीज़ों को समझ के बेसिक से रूल, जैसे एंड के अगल बगल दोनों सेम चीज़ आएंगी, कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, हर चीज़ समझनी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इसमें टाइम बचाना है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस में तो अलग सेगमेंट रहेगा, तो ऐसा कुछ आपको टाइम क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ट्राई करना है कि 8 से 10 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट करना है, तो मेंटल प्रोसेस बहुत फास्ट होनी चाहिए, है ना, और कम टाइम पे करते हो तो आप कहीं बटे हैं। नेक्स्ट, आवर फाइनेंशियल सिचुएशन हैड बिकम प्रिकेरियस, हियर वी हैव टू फाइंड आउट ऑपोजिट, ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। अब प्रिकेरियस, प्रिकेरियस क्या होती है, सिचुएशन होती है, कैसी सिचुएशन होती है, रिस्की सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ऐसा होता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होगी तो प्रिकेरियस, प्रॉब्लम तो ऐसी आनी ही है। इनसिक्योर सेम है, डेलिकेट अगेन प्रॉब्लमेटिक, नॉइजी तो ठीक है हटाते ही हैं। स्टेबल, ठीक है, प्रिकेरियस सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उसको ऑपोजिट करना है स्टेबल सिचुएशन, बढ़िया सिचुएशन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा, अगेन सेम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ओके। नेक्स्ट, सो लाइक द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, किसका, डैम्प का, बाल धुल के आते हो, गीले बाल होते हैं थोड़े मॉइस्चर वाले, उसका ऑपोजिट बताना है। सैचुरेटेड, स्टिकी, मॉइस्ट, सब कुछ सेम ही है। ड्राउटी, ठीक है, सूखा हुआ, ऐसे अपन को चलते जाना है। नेक्स्ट, सो लिख द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। एक्टिव पैसिव पता ही है ना, एक्टिव पैसिव और नरेशन में क्या डिफरेंस रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कि जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। एक्टिव में क्या रहेगा, अपन के पास जो है फॉर्म ऑफ टेंस है, जो वर्ब है, उसको अपन को सीधा टू बी फॉर्म में लिख देना है, ओके। अब रूल्स की तरफ जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं तो आपको सीधा क्वेश्चन अप्रोच बताता हूँ। ही विल विजिट द ऑर्फनेज टुमारो, तो ही विल विजिट, विल है तो विल है तो फ्यूचर में ही टेंस रहने वाला है, एंड टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब पे जाना है। द ऑर्फनेज मस्ट बी विजिटेड बाय हिम टुमारो, द ऑर्फनेज विल बी विजिटेड बाय हिम टुमारो, द ऑर्फनेज इज विजिटेड बाय हिम टुमारो, ये तो हटा ही दो, इज आ गया। ऑर्फनेज शुड बी विजिटेड बाय हिम टुमारो, सजेशन की बात तो चल नहीं रही है, तो सेम फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा विद टू बी, ठीक है। रूल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें रूल की जरूरत है भी नहीं। तो ऑर्फनेज विल बी विजिटेड बाय हिम टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो लाइक द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, अगेन इनडायरेक्ट पे आ गए हैं, मतलब टेंस चेंज हो सकता है। यू वर वार्न्ड बाय अस 3 days ago, द मैनेजर शाउटेड एट हिम। ऑब्वियसली जब इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट में तो मैनेजर शाउटेड एट हिम इसको आगे कर देंगे, हर ऑप्शन में सेम चीज है, द मैनेजर शाउटेड एट हिम, द मैनेजर शाउटेड एट हिम, शाउटेड एट हिम, दैट सब में कॉमन है, ठीक है। अब क्या है ना कि वर आ रहा है, पास्ट चल रहा है, वर है तो हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए होगा, ठीक है, मतलब हैड बीन आएगा। अब हैड बीन किस में है आप देख लो, वॉज आ गया, वॉज आ गया, वॉज आ गया, हैड बीन सिर्फ इसी में, ये अपना आंसर हो जाएगा। बेसिक सा रूल है, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे आने वाला है, इसको लिखने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आ गया पैरा जंबल। अब देखो जंबलिंग की बात ये होती है ना कि जंबलिंग लोग सोचते हैं सिर्फ कॉम्प्रहेंशन पे बेस्ड है, हम इसे एक साथ बैठेंगे एक साथ रीड कर देंगे और हमारा हो जाएगा, बट रियलिटी इज काइंड ऑफ डिफरेंट, क्योंकि ऐसा समझना तो है ही, वो तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्रहेंशन के बिना तो जंबल आप भूल जाओ, बट कुछ चीज़ें भी होती हैं, जैसे हमें पहले तो ये पता हो जाना चाहिए कि हमें कौन सा स्टेटमेंट से किस स्टेटमेंट से स्टार्टिंग करनी है। एक बार आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट निकाल लोगे, ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 रहती है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग आपको पता चल जाएगी ना किससे स्टार्टिंग करनी है फिर किससे स्टार्टिंग नहीं करनी है, उससे आपके ऑप्शन एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे। सेकंड चीज़ होती है कनेक्टिविटी की। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या यूज़ होता है क्या नहीं होता है। सेकंड चीज़ होती है कनेक्टिविटी की, कि कौन से 2 सेंटेंस आपके एक साथ बनेंगे। अगर कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग बनेगी तो अपन दोनों को हमेशा साथ ही रखेंगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑफन वन फेल्स टू ग्रैब दैट चांस, विच चांस वी आर टॉकिंग अबाउट। चांस से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना किसकी बात चल रही है, ये स्टार्टिंग में कभी आएगा नहीं, ये ऑप्शन ही हटा दो आप। गेटिंग अ चांस टू डू गुड, लाइफ ओपन गिव्स अस चांस, वन सिंगल चांस टू फ्लरिश। हो सकता है चांस की बातें कर रहे हैं। गेटिंग अ चांस टू डू गुड इज नॉट ईजी, ठीक है, अभी मतलब क्या ही बोले, ऐसे हटाने का भी ऐसा कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इफ़ यू गेट अ चांस, अगर आपको चांस मिलता है तो ग्रैब इट, तो इसमें भी अगेन वी आर गेटिंग इनटू कंडीशंस, तो हम ये भी समझ रहे हैं कि ये भी तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। हट गया, एक ही ऑप्शन बचा सीधा, कुछ नहीं करा अपन ने। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में बता दूंगा कि आगे के और तरीके क्या होते हैं, ये तो अपने स्टेप नंबर 1 से सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लाइक द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अगेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का केस आ रखा है। मिसेस लीजा सजेस्टेड दैट वी शुड परचेज द प्रॉपर्टी। मिसेस लीजा सजेस्ट कर रही हैं लेट अस परचेज द, मतलब वी शुड परचेज द प्रॉपर्टी। मैंने बोल भी दिया लेट अस परचेज द प्रॉपर्टी क्योंकि बेसिकली ये दिमाग में आ ही जाता है, ठीक है।
अब क्या है ना कि मिसेस लीजा शेड सब में सेम आ रहा है, ठीक है, इसमें टोल्ड आ रहा है, सेड कर लेंगे अपन क्योंकि इधर पे सेड का ही केस चलेगा। मिसेस लीजा सेड लेट अस परचेज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मस्ट बी परचेस्ड बाय अस। ये तो उसने डायरेक्ट बनाना, उसने और इनडायरेक्ट बना दिया, इसको भी हटाई दो आप। मिसेस लीजा सेड प्लीज परचेज द प्रॉपर्टी, ऐसा रिक्वेस्ट तो चल नहीं रहा है, वी शुड, शी इज सजेस्टिंग देम, ओके, तो इसको हटा दो। तो बेसिकली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ही आपके ये क्वेश्चन बन रहे हैं ना। डीपर डिटेल्स की बात आएगी, अपन डीपर डिटेल्स में भी देखेंगे। अगर अपन को लगेगा कि अपन को रूल लिख के सब कुछ समझाना, अपन रूल लिख के भी सब कुछ समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अगर चीज़ें बन रही हैं तो गो फॉर इट। इतना अपन को वहाँ पे ये नहीं करना है कि स्कूल का एग्जामिनेशन है सब कुछ लिख लिख के दिखाना है, अपन को आंसर चाहिए, ठीक है, तो थिंक लाइक दैट। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एरर, एरर फाइंडिंग का है, ठीक है। Mr. Angerton glanced to the inspector who merely snorted and looked at the ceiling. अब देखो एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहली बात तो पेशेंस होना चाहिए, पेशेंटली पूरे स्टेटमेंट को रीड करना है, इतना जल्दी कुछ भी जज नहीं करना है, ठीक है। देन आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, आपको फ्रेजल वर्ब्स भी पता होने चाहिए, आपको फिक्स प्रपोजिशन वगैरह भी पता होने चाहिए। अगेन मेहनत का काम है, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी बनेंगे। ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है हर कोई कर लेता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ग्लैंस के साथ एट आता है, ठीक है, यहाँ पे एट आना चाहिए था, ग्लैंस टू ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी को पता है तो डायरेक्ट कर देगा, नहीं पता है तो देखते रह जाएगा कि एरर क्या है। तो ग्लैंस एट किधर पे है, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, इधर पे गलती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब अगेन सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच बोल रहा हूँ, जंबल वर्ड है। अब इधर पे एक चीज आएगी, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ही रैप्ड हिमसेल्फ, ये फिक्स है। अब अगर ये फिक्स है तो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग वाला जो अपना कॉन्सेप्ट था वो तो रुक गया यहाँ पे, क्योंकि जो पहला अपन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग जो है उसको हटा देंगे, वो तो रुक ही गया। अब अपन सीधा आएंगे कनेक्टिविटी पे, ठीक है। अब ही रैप्ड हिमसेल्फ, किसी में तो रैप करेगा खुद को, ही रैप्ड हिमसेल्फ टू स्वेट शर्ट, स्वेट शर्ट में रैप थोड़ी करते हैं, उसे तो वियर करते हैं यार, रैप करते हैं अपन ब्लैंकेट के साथ में। तो क्यू से अपनी स्टार्टिंग होगी, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचे ये, ठीक है। अब आगे अगेन अपन कनेक्टिविटी पे ही चलेंगे, ही रैप्ड हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट, उसके बाद क्या बोल रहा है ये, was wearing अगेन पी किधर है, was wearing two sweatshirts, दो ही, समझ में आ रहा है कि कुछ बन ही नहीं रहा है, कुछ भी एब्सर्ड चल रहा है, ठीक है। अब अगेन अब ये हट गया तो अगेन आंसर अपन का तो सॉरी साफ साफ अपना आंसर तो यही हो जाना है, लेकिन एक बार रीड भी कर लेते हैं फोर्थ वाले को। ही रैप्ड हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट दो ही वाज वेयरिंग टू स्वेटशर्ट्स। इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चंस बड़े होंगे ना तब आपको ये अपना एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है एंड देन कनेक्टिविटी वाली बात है ना, उससे अपन ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे और अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है ना कि अपन हर एक ऑप्शन को प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करके, सॉरी स्ट्रेटेजाइज बोल रहा हूँ, अपन मतलब हर एक ऑप्शन को प्रॉपर रीड करके एक सेंटेंस बना पाए। ओके नेक्स्ट गेट डाउन टू, अगेन ये अपना ईडियम है, ईडियम का मतलब तो यार पता होगा तो बनेगा, नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा, और पता होने के लिए ओनली ऑप्शन है करना पड़ेगा। गेट डाउन टू, किसी अगर आपका कोई कलीग है अपन ऑफिस वर्क में है तो गेट डाउन टू का मतलब होता है कि गेट डाउन टू वर्क, स्टार्ट डूइंग द टास्क सीरियसली, तो टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। ओके डायरेक्ट सा क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड, मिसस्पेलिंग हमेशा पूछा जाता है, प्री में भी आएगा क्वेश्चन, मेंस में भी आएगा, और देखने में सब कुछ सही लगेगा, ठीक है, देखने में हमेशा सब कुछ सही लगेगा। अगर गलतियां देखनी है तो वर्ड्स को लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपनी ब्लैक बुक में देख लो, किसी भी बुक में देख लो, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, वर्ड्स दिए हुए होते हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तब बनेंगे। अभी देखने में सब कुछ सही लग रहा होगा, लेकिन ये कहीं नहीं देखना पड़ेगा आपको, मतलब ये देखना तो पड़ेगा ही ना कि कहीं भी एन के साथ ई थोड़ी आता है, गवर्नेंस में ए आता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। जिसको नहीं पता होगा तो वो क्या तो कहेगा कि एम्बिगुअस, अगर किसी को मतलब नहीं पता सोचेगा हो सकता है यार तो वर्ड भी नहीं पता, इसी में गलती हो, इसको टिक कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा वर्ड जो हर किसी ने सुना है, बचपन से सुना है, लेकिन गलती उसी में है, तो ऐसे अपन को चलना पड़ेगा। और अगर आपने रीड नहीं करा है, अगर आपने लिखा नहीं है तो गलती कर दोगे। नेक्स्ट, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 वर्ड्स, अगेन स्पेलिंग वाला है, ठीक है, इसको देखते हैं फिर से। वर्ड इस बार थोड़े से ट्रिकी हैं, लाइक रिकमेंड, रेफर्ड, सेपरेट, पब्लिकली। क्या होगा ना कि आप डबल एम देखोगे आपको लगेगा क्या पता सिंगल एम आता हो यार, क्या पता सिंगल आर आता हो, क्या पता SEPE आता हो, लेकिन गलती तो पब्लिकली में आएगी, जो कि आपको सुनने में बिल्कुल सही लगेगा पब्लिकली ही तो बोलते हैं, दैट इज पब्लिकली, मतलब सी के बाद आप LY लगाओगे, ठीक है, ये बात होती है। मतलब आप क्या लिखोगे, पब्लिकली, ठीक है, ओके पब्लिकली, तो ये अपना ऐसा चलता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज ऐसे होती है और ये लिख लिख के ही आएंगी, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि एक बार इसको मैं सही से लिख देता हूं आपके लिए। ओके पेन
ठीक है। ये तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि लिख के प्रैक्टिस करके ही होगा, उसको कुछ और सॉल्यूशन नहीं है। अगेन फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स ईडियम है, ईडियम का मतलब वही अगेन फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स यू ऑल नो कि मतलब जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही हो, कैटिक सिचुएशन चल रही हो। अगेन आंसर इज टू टेक एडवांटेज फ्रॉम अ कैटिक सिचुएशन, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आप जाके अपना फायदा लेके आओ, जो दैट इज फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर। ठीक है। अगेन मियाग्र, क्या करना अपन को, इसका सिनोनिम बताना है। मियाग्र मतलब क्या होता है, कम, स्कैंटी, पता होगा वर्ड तो आप तुरंत स्कैंटी की तरफ जाओगे, ये ऑलरेडी टिक भी था पहले से ही। मियाग्र मतलब स्कैंटी, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है अपन को। बाकी बाउंटीफुल हो गया, प्लेंट्रियस हो गया, सरप्लस हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनिम है, मतलब इनका मतलब होता है फुल ऑफ, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अपन को कम चाहिए, कम इज स्कैंटी। ओके, आगे चलते हैं। अगेन एरर फाइंड आउट करना है, रीड करते हैं, पेशेंटली रीड करते हैं, अपन देखते जाएंगे क्या दिया हुआ है, कैसे फाइंड आउट करना है, पेशेंटली रीड कर लेना। अगर रूल्स पढ़े हैं, मन से करा हुआ है, प्रैक्टिस करा हुआ है ना, तो अपने आप वर्ड मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा परेशान मत होना यार, ऐसे ऐसे परेशान होने से नहीं मिलेंगे वो। शांति से मन को शांत करके रीड कर लेना पूरा सा, अपने आप गलती समझ में आ जाएगी, गलती कहाँ है। बस ये मत देखना यार अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगना, लेकिन वो अच्छा नहीं लगना कि यार ये सही देखने में बढ़िया नहीं लग रहा है इसलिए गलत है, वो सेंस तब डेवलप करना जब पूरे रूल्स कर लिए हैं। कुछ नहीं करा है, बस बढ़िया नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, मतलब रीड करने में बढ़िया नहीं लग रहा है, उसको गलत कर दो, ये मत करना बस, ठीक है। वो बाद में कर सकते हो जब पूरे रूल पता हो, अभी मत करना। The judge had to rate the contestants. Judge had to rate the contestants not only on his presentation but also on their interaction with the other people. No error या फिर no error, ठीक है। अब जज की बात चल रही है, he had to rate the contestants not only on his presentation but also on their, एक जगह their आ रहा है, एक जगह his आ रहा है, अपने आप समझ जाओगे कि गलती तो इन्हीं दोनों में से कहीं पे है, लेकिन यहाँ पे his की जगह their आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कंटेस्टेंट्स की बात चल रही है। अपने आप देखा, अपने दो जगह कंट्रास्टिंग चीज़ें थी, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन में है, कंटेस्टेंट नॉट ओनली ऑन हिज, ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्टिव बताना है शायद, क्या है ये, ठीक है, एक्टिव वॉइस, हाँ एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है ज्योग्राफी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर आनंद, इज है, एक्टिव बताना है, मतलब टेंस तो चेंज होगा नहीं, अब विल हटाई दो, ठीक है, विल हटा दो, शैल हटा दो, मिस्टर आनंद टीचर्स अस ज्योग्राफी, कुछ नहीं करा अपन ने, टेंस देख लिया कि टेंस सेम रहना चाहिए बस, बाकी क्या था कि इसको सिंपल प्रेजेंट कर दिया अपन ने, बस ये इसका रूल था। रूल लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो तो आप खुद से लिख लो इसको, ठीक है, बोल मैं सब कुछ दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। अगेन ये अगेन क्या है अपना, इसमें अपन को एरर देखना है, कट बैक डाउन ऑन जंक्स फूड। अब क्या होता है कि ये फिक्स होते हैं, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद कर करके चीज़ें होंगी, कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस से होगा, ग्रामर आपका प्रैक्टिस से होगा, वोकैबुलरी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जितना याद करोगे उतना बनेगा, ग्रामर जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने रूल्स याद करोगे फिर प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा, ठीक है। कट बैक ऑन, किसी भी चीज़ पे अगर रिस्ट्रिक्शन डालना होता तो यू नीड टू कट बैक ऑन इट, ओके, यू नीड नॉट टू कट बैक डाउन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कट बैक ऑन। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अपन ने पूरे 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, चीज़ें समझ में आई होंगी, वोकैबुलरी करना है, याद करो, कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो, जितना रीड कर सकते हो रीड करो। बिना स्विमिंग पूल में उतरे स्विमिंग करना नहीं सीख पाओगे, ये आपको भी पता है। बिना रीड किए इफ़ यू थिंक लाइक कि मुझे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जितना कर सकते हो उतना रीड करो एंड वोकैबुलरी याद करो, ग्रामर को याद भी करो, देन प्रैक्टिस भी करो और पेशेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करो, यू विल गेट इट। अभी टाइम लग गया आपको समझाने में, अदरवाइज आपको ये 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर इसको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है करने के लिए, है ना। ओके, हैव अ गुड डे एंड अगले वीक मिलते हैं फिर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 23 फरवरी के फुल लेंथ टेस्ट के 25 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों देखो, डिस्कशन तो हम करेंगे ही, क्वेश्चन तो सभी सोल्व करते हैं, पर साथ में हम यह सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, क्योंकि एसएससी इज ऑल अबाउट टाइमिंग, ठीक है। आपके आसपास आप देखना 90% लोगों का यही इशू रहता है कि यार मुझे टाइम कम पड़ रहा है, यार मेरे को टाइम क्वेश्चन में ज़्यादा लग रहा है। तो हम ये सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर द रूट में 72 माइनस 90√3 इक्वल्स टू दिया है x माइनस y√3। हमें पूछा है अंडर द रूट में x इंटू वाई। देखिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना है सबसे, तो ये क्या होगा 72 माइनस 90√3 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इंटू 2xy√3। हमें अब कंपेयर करना है। देखिए माइनस के पहले जो टर्म है ना, इसकी वैल्यू आएगी 72 और √3 के साथ जो वैल्यू है उनको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे √3 के साथ कितना है 90, यहाँ पे √3 के साथ कितना है 2x
वाई। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 45। पूछा क्या है अंडर द रूट में एक्स वाई, दोनों साइड क्या करेंगे अपन रूट। तो रूट 45 की जो वैल्यू है वो 6 और 7 के बीच में आएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है, देखिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आपको आगे के लिए रखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 19a प्लस 19b प्लस 19c इक्वल्स टू दिया है 437। पूछा है मीन ऑफ द एबीसी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 19 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, जो कि कितना है 437। इसको हमें डिवाइड करना है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 23। निकालना क्या है हमें ये, तो क्या करेंगे 3 का डिवाइड, ये 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा की रेंज दी है, अल्फा प्लस बीटा की हमें रेंज दी है। ठीक है, बोल रहा है 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है √3। इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि 10 थीटा √3 कब होता है, जब थीटा क्या हो 60, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 60 डिग्री। 10 अल्फा माइनस बीटा दिया है 1/√3। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा कितना है 30 डिग्री। पूछा हमें है 10 अल्फा और 10 कोट 2 बीटा। यहाँ पे हमने को अपने को अल्फा की वैल्यू चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से आएगी यहाँ से। यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है 45, बीटा कितना आ रहा है 15। यहाँ पे 30 पुट करेंगे, 10 अल्फा क्या होगा 1, कोट 2 बीटा मतलब क्या हुआ कोट 30। कोट 30 कितना होता है √3। आंसर कितना आया √3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला DI है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कूलर्स। ठीक है, कूलर के नंबर शो कर रहा है शॉपकीपर A और B का। इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ कूलर्स सोल्ड बाय शॉपकीपर B इन 1995 एंड इसमें देखिए B है A है और A के कूलर्स है 1996 1997। तो A के कूलर B से कितना % ज़्यादा या कम है, ये हमें सोल्व करना है। तो जो B है, B का 1995 कितना है 1620 और B का ही 1998 वो कितना है 1600। टोटल कितना होगा 3220। A का बोल रहा है 1996, A का 1996 में कितना है 1590। A का ही 1997 में कितना दिया है 1750। ये टोटल कितना आ रहा है 0 4 एक मिनट, ये टोटल कितना हो रहा है 0 4 2 3। इनका डिफरेंस कितना होगा 120। किससे पूछा है A से, तो A नीचे क्या होगा 3240 इंटू क्या करेंगे अपन 100। हमारा आंसर जो दिया ना 4% या 6%, यहाँ पे ये 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी है 3240। हम पहले 5% देखते हैं। 5% के लिए हमें 20 से डिवाइड करना है, तो ये 5% क्या होगा, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 162। मतलब कि ये तो कंफर्म है कि 4% से कम आएगा। ठीक है, और हो क्या रहा है लेस, मतलब कि पहले तो मोर वाला हटाएंगे और 4% से मतलब 5% से कम है, वो एक ही ऑप्शन है सेकेंड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कोन का वॉल्यूम निकालना है जिसका डायमीटर दिया है 2 और हाइट दिया है 5। देखिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमारे डाटा पे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है डायमीटर है। ठीक है, हमें इसको रेडियस नहीं लेना है, जो कि हमेशा हम एग्जाम में यही करते हैं। इस पर हमें ध्यान देना है। रेडियस क्या होगा 6, हाइट कितना दिया है 5। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, 1/3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पाई क्या रखना है 22/7। 22/7 r² कितना होगा 36, h कितना दिया है 5। 3 से काटो कितना हुआ 12। इसको इंटू करने पे क्या आ रहा है 1320। डिवाइड करना है 7 से। ये कितनी बार जा रहा है 7 1 जा 7। ठीक है, 1 सभी में है। अब जा रहा है 8 टाइम, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में, पूरा सोल्व नहीं करना है हमें। ऑप्शन को पहले एक बार ऑप्शन पे हमें नजर डालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है इन ए क्लास ऑफ ए विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ वन स्टूडेंट ऑफ वेइंग 30 kg एडेड। ठीक है, यदि एक बच्चा ऐड करते हैं तो एवरेज 1 से बढ़ता है। यदि हम एक और बच्चे को ऐड करते हैं जिसका वेट है 30 किलो तो एवरेज 1.5 से बढ़ता है। उसने बोला कि ओरिजिनल एवरेज निकालिए। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम जो मान रहे हैं ना वो है n, एवरेज हम मानते हैं
एक्स है। दो इक्वेशन बनेगी, इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे पहले जो टोटल वेट है वो कितना हो जाएगा, एन एक्स। उसने बोला एक बच्चे को बढ़ाया तो एन प्लस वन हुआ, एवरेज एक्स से बढ़ा तो एक्स प्लस वन हुआ। ये क्या हुआ, हमारा टोटल वेट हुआ। और टोटल वेट पहले कितना था, एन एक्स, जिसपे कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है। मतलब कि टोटल, ये भी तो टोटल वेट ही है ना, एन एक्स प्लस 30, दोनों सेम है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एन एक्स कटेगा तो एन प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू है 30। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोल रहा है, वन मोर स्टूडेंट ऑफ वेइंग इतना। देखिए इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि एक और बच्चा, मतलब अब कितने हो गए, एन प्लस टू, ओरिजिनल पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसी यहाँ पे क्या होगा, एन प्लस टू, एवरेज बढ़ रहा है 1.5 से, मतलब क्या होगा, x प्लस 1.5 इक्वल टू एन एक्स। मैं वन मोर पे ध्यान देने का क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल वेट ऐड करना है 60, क्योंकि दोनों बड़े ना। इसको सोल्व करने पे क्या हो रहा है, एन एक्स फिर कटेगा 1.5 एन प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना हो रहा है, 60। यह है इक्वेशन नंबर 2। हमें पूछा क्या है उसने, ओरिजिनल एवरेज पूछा है, जो कि क्या है, x, मतलब कि x की वैल्यू बताना है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हमें x को, मतलब n को एलिमिनेट करना है। n को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 1.5 n होना चाहिए, तो इसमें 1.5 का इंटू करेंगे अपन, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1.5 n प्लस में 1.5 x प्लस में 1.5, 30 इंटू 1.5 क्या होगा, 45। दोनों इक्वेशन को हमें माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 1.5 n कटा, इसको हम इसमें से माइनस करें तो 2x में से 1.5 जाएगा, कितना बचा, 0.5x बचा, प्लस 3 में से 1.5 गया 1.5, यहाँ पे कितना बचेगा, इक्वल्स टू में 15। ये उधर जाएगा तो कितना हो रहा है, 13.5। इधर अपने पास कितना है, x/2, यहाँ से x कितना आ रहा है, 27, जो कि हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बोल रहा है, इफ ABCD आर द नेचुरल नंबर्स देन हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स आर व्हेन। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। ये n यहाँ पे नहीं है, ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आप फंसते हैं तो आप इसे स्किप करें, इससे आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। इसने बोला है 1/a, देखो 1/a, 1 की पावर आप कुछ भी रखोगे तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो तो 1 ही आना है। 2 की पावर b है, 2 की पावर यदि 1 रहेगी तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, 2 रहेगी तो यूनिट डिजिट 4, 3 रहेगी तो 8, और पावर यदि 4 है तो फिर 6 आएगा, ठीक है। अब है 3 की पावर c, यदि 3 की पावर 1 रखते हैं तो क्या आ रहा है 3, 2 रखते हैं तो 9, 3 रखते हैं तो 7, और 4 रखते हैं तो 1। 4 के बाद कोई भी पावर रखोगे तो यूनिट डिजिट रिपीट होने लगती है, ठीक है। मतलब इनके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं रहेगी। यदि 4 की पावर 2 है, इसमें यदि पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 रहेगी, इवन है तो 6 रहेगी, ठीक है। इनके अलावा इनकी यूनिट डिजिट कुछ भी नहीं होगी। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये जो नंबर है इसमें आप कुछ भी पावर रख दो, ये नंबर हमेशा ओड बनेगा, ये ऑलवेज ओड बनेगा। इसमें आप b की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये हमेशा इवन रहेगा। इसमें c की पावर कुछ भी रख दो, ये हमेशा ओड रहेगा, और ये हमेशा क्या रहेगा, इवन। दोस्तों यदि मैं बोलूं कि एक नंबर ओड है प्लस इवन है प्लस ओड है प्लस इवन है, तो ये टोटल क्या बनेगा, देखो ओड प्लस ओड इवन, और 3 नंबर को आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना है, इवन में ही आना है। किसी भी इवन नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, या तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 0, या होगी 2, या होगी 4, या होगी 6, या होगी 8। मतलब कि पॉसिबल जो रिमाइंडर है, इसने पूछा क्या है, पॉसिबल रिमाइंडर्स। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने होंगे, 5 टाइप्स के, तो आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वाला 5, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस मिले आपको इनको अलग से कॉपी में लिखना है और टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि राज ने बोरो किए हैं 15,000 रुपए फ्रॉम अ बैंक एट ए सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल के बाद वो क्या करता है कि 6,500 रुपये तो दे देता है।
एंड ऑफ द 7 ईयर, मतलब कि टोटल टाइम कितना है, 7 साल है। टोटल 7 साल के बाद वो इतना रुपए देता है और वो फ्री हो जाता है, ठीक है। हमें बोल रहा है कि वो रेट निकालो। देखिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा, पहले उसने दिए हैं 6,500, बाद में दिए हैं 12,450, टोटल कितना हो रहा है 18,950 रुपये, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा इंटरेस्ट है। तो एसआई कितना हो रहा है 3950, ये एसआई हुआ। ये तो हमें पता है, पर आर कैसे निकलेगा। देखो शुरू में 15,000 रुपीज़ थे, तो 15,000 पे आर परसेंट से 3 साल तक एसआई लगा, ये एसआई है शुरू के 3 साल का, प्लस 3 साल के एंड में अपन ने कितने दे दिए, 6,500 दे दिए, बचे कितने 8,500। 8,500 आर परसेंट को अगले 4 साल क्यों है, टोटल हमारे 7 साल थे तो अब 4 साल बचे हैं, ये भी क्या है एसआई, ये हमारा टोटल एसआई है, ये भी हमारा टोटल एसआई, तो हम इसको क्या रखेंगे इक्वल। इसको इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 58 आर इक्वल्स टू आ रहा है, इसको 5 से काटेंगे अपन, 90, सामने तो आ रहा है 790, यहाँ पे देखो 68 प्लस 90 तो 158 आ रहा है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ रही है 5%, जो कि हमारा क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस यहाँ 500 तक वैल्यू जा रही है, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन 8 से। देखो पहला क्या है 1, फिर क्या है 1 इंटू 2, फिर क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, और जो फोर्थ टर्म आएगी ना वो आएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से ये जाता जा रहा है, ठीक है। ये जो भी जा रहा है हमें ध्यान देना है। देखो रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर होता है। ये वैल्यू 4 इंटू 2 8 बन रहा है ना, मतलब यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 4 और 2 तो आप सभी वैल्यू में आएगा, मतलब आगे जितनी भी टर्म्स है सभी का रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर हमारा जो निकलेगा ना वो सिर्फ इतनों से निकलेगा। तो ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस क्या हुआ 6, टोटल कितना हुआ 9। 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, जो कि हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी हमें दिया है 60, एडी दिया है, एल्टीट्यूड बी, दो साइड दी है, पूछा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताइए। देखिए एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी जो दिया है ना वो दिया है 60, ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8, ए डी कोई एल्टीट्यूड है। देखो इसमें ये जो डाटा है ना इसका कोई काम नहीं है, इस आप सभी को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया है वो सारा यूज हो। पूछा एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, भाई ये तो सभी को पता है यार। इसमें जो यूज होगा वो होता है 1/2 साइड का इंटू, और जो साइड के बीच में एंगल बन रहा है उसका इंटू, ठीक है। यहाँ पे साइड कितनी है अपनी 6 और 8 है, एंगल 60 है, तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे अपन 6, यहाँ पे रखेंगे अपन 8, और साइन 60 क्या होता है √3/2, 4 से गया 2, ये क्या आ रहा है 12√3 एरिया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज बाय 12%, बाई हाउ मच परसेंट उसका कंजप्शन हम रिड्यूस करें ताकि जो एक्सपेंडिचर है ना वो रिमेन सेम। ये आप सभी को पता होगा कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। यदि ये फिक्स है तो प्राइस क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंजप्शन के। प्राइस वो बढ़ा रहा है, प्राइस बोल रहा है वो 12% से बढ़ा, मतलब 25 से 28 हुआ, ये सभी को पता होगा। कंजप्शन क्या होगा रिवर्स होगा, मतलब कि 28 से 25 होगा, मतलब कि 3 कम हुआ, ठीक है। परसेंट कैसे निकालते हैं, 3 कम हुआ 28 पे, इंटू क्या करेंगे 100, 4 से काटो कितना आ रहा है 75/7। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन अब ये 10 पॉइंट कुछ आ रहा है और 10 पॉइंट कुछ, एक ही आंसर है हमारा थर्ड वाला, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बोल रहा है कि ट्रेन एक्स पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। ट्रेन एक्स है, किसी आदमी को प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन वाई है, प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को 18 सेकंड में पास करती है। दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड पास ईच अदर, जब वो दोनों
अपोजिट चलती है तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड्स में। तो स्पीड का रेशियो निकालना है। स्पीड हम x मान रहे हैं, x ट्रेन की y मान रहे हैं ना, लेंथ lx मान रहे हैं और ly मान रहे हैं। देखिए स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि किसी मेन को कोई ट्रेन lx लेंथ की ट्रेन है, किसी मेन को पास करेगी तो डिस्टेंस तो हम यही लेंगे। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया है? 24। y स्पीड से करेगी तो ly अपॉन कितना टाइम दिया है? 18। और जब दो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में पार एक दूसरे को पास करती है तो हम स्पीड क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो x प्लस वाई ये स्पीड हो गई। स्पीड इक्वल डिस्टेंस क्या होगी? दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे अपन टाइम होगा। इसको 20 को इधर लाएंगे तो क्या हुआ? 20x प्लस में 20y। पूछा क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड, मतलब कि हमें चाहिए x और y का रेशियो। मतलब कि lx ly को हटाना है। lx की वैल्यू क्या आएगी? 24xy 24x प्लस ly की वैल्यू कितनी आ रही है? 18y। यहाँ से क्या होगा? 4x इक्वल्स टू 2y। मतलब कि x और y का जो रेशियो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रेंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन BC। और कोई हमें एक रिलेशन दिया है AB इंटू DC इक्वल्स टू AC इंटू BD और दो एंगल दिए हैं। देखियो ये कोई ट्रेंगल है ABC, D कोई पॉइंट है किस पे? BC पे, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, BAD तो ये एंगल कितना दिया है? अल्फा। CAD ये एंगल कितना दिया है? BD बीटा। सबसे पहले हम एक वार्म अप करते हैं कि कोई ट्रेंगल है ABC और ये कोई लाइन है। यदि मैं बोलूँ ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी कितनी हो, क्या होती है? AB अपॉन BD इक्वल्स टू होता है AC अपॉन CD। ये रेशियो इक्वल होता है और ये एंगल बराबर होता है। ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या इस इक्वेशन को देख के आपको लग रहा है कि ये रिजल्ट है AB अपॉन BD और AC अपॉन CD? मतलब ये क्या है? AD यहाँ पे क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो ये और एंगल क्या होना चाहिए? बराबर। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज। ठीक है, पाई चार्ट है परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन। इन किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का परसेंटेज हमें पाई चार्ट के माध्यम से दिया है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन वाज इतना, हाउ मेनी क्वेश्चन आस्क्ड इन हिस्ट्री, लॉ एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो हिस्ट्री, लॉ, लैंग्वेज का हमें बताना है। ये टोटल 100% है। 100% की वैल्यू हमें दी है 350। 1% होगा 350/100। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? 52%। तो 52 का दोनों साइड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 52% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है? 100/52। इसको अपन काटेंगे तो ये आ रहा है 182, जो कि आंसर हमारा है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ प्रीति एंड सोनल इतना दिया है एट प्रेजेंट। 5 साल के बाद उनका रेशियो ये हो जाता है। पूछ रहा है कि प्रीति की करंट एज बताइए। देखो प्रीति और सोनल की जो प्रेजेंट एज है वो कितना, रेशियो क्या दिया है? 6:5 दिया है। 5 साल के बाद उनका रेशियो हो जाता है 7:6। सबसे पहले हमें देखना है ये डिफरेंस 1 का है, ये भी 1 का है। यदि ये दोनों डिफरेंस सेम है तो ये जो होता है ना, जैसे 1 से इंक्रीज हुआ, यही होते हैं जो वो ईयर इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे कितना दिया है? 5। मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी दी है? 5। पूछा क्या है? करंट एज ऑफ प्रीति। प्रीति की करंट एज कितनी है? 6। तो 6 × 5 क्या होगा? 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 18 पर kg मस्ट बी मिक्सड विथ 30 kg ऑफ राइस 14 पर kg, जिससे कि रिजल्टेंट ये हो जाए। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हम 18 पर kg का कितना किलो लें, ताकि मतलब कितना किलो मिलाएं 14 पर kg के 30 किलो के साथ, ताकि जो मिक्सचर है ना उसका जो प्राइस ऑफ 15 रुपीज़ पर kg हो जाए। देखो इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे। ए है, बी है। यहाँ पे कितना दिया है? 18 रुपीज़ दिया है। बी का कितना रुपये दिया है? 14। बीच में अपन क्या रखते हैं? जो रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट का रुपीज़ कितना दिया है हमें? 15। इनका डिफरेंस निकालेंगे 1
इनका डिफरेंस क्या होगा 3। ये जो रेशियो आता है ये किस चीज़ का रेशियो आता है, ये आता है वेट का। इसका वेट कितना दिया है 30, मतलब कि 3 की वैल्यू दी है हमें 30, कितना हुआ 10 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10 किलो, जो कि हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। देखिए इसकी वैल्यू पूछी, हम इसे x मान लेते हैं। दोस्तों यदि मैं इस पे हाथ रख दूं फर्स्ट वाले पे, तो ये भी तो x ही है ना इन्फिनिटी तक, मतलब x इक्वल टू क्या होगा अंडर द रूट में 5x, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ये तो बेसिक्स है, आपको याद रखना है कि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन बने तो जो वैल्यू अंदर है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा हमेशा। अगला क्वेश्चन देखो, द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, मेजर द फोर्थ एंगल इज 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वल एंगल। आप सभी को पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, 3 एंगल तो इक्वल है, अब ए मान लेते हैं, तो क्या हुआ 3 है, फोर्थ एंगल दिया है 120, इसका सम दिया है 360। यहाँ से 3a की वैल्यू आ रही है 240, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 80। यही हमसे उसने क्या करा है पूछा, ये हमारा आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी कम इन दी प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसी देखो ये तो सिंपल है, क्वेश्चन आंसर निकालना है। इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले, कितना आ रहा है 19, ये किसका स्क्वायर है 29 का, तो बाहर क्या आएगा 29 प्लस 144। हमें इसको सोल्व पूरा नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। 9 इंटू 99 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आ रही है, उसमें प्लस 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। 5 एक ही ऑप्शन में है तो ये हमारा क्या होगा आंसर। पूरा हमें इंटू नहीं करना है, हमें कई बार यूनिट डिजिट से भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI ऑफ ₹8000 फॉर इतने टाइम के लिए, और रेट दिया है 10%। देखो रेट हमारा दिया है 10% और टाइम दिया है 12/5 ईयर। यदि मैं बोलूं कि इतने टाइम के लिए SI परसेंट क्या होगा, तो क्या होगा SI परसेंट क्या होगा 10% इंटू 12/5, जो कि क्या होता है 24%। CI में हम लगाएंगे सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, ठीक है। अपने पास कितना टाइम है 1 ईयर और 2/5 ईयर, तो पहले साल तो 10% लगेगा, अगले साल भी 10% लगेगा, इसमें कितना लगेगा 4%, क्योंकि 10 के अंदर 2/5 का इंटू करेंगे तो क्या होगा 4%। इन दोनों का सक्सेसिव कितना हो रहा है 21%। अब लगाएंगे हम इसके और इसके साथ सक्सेसिव, तो इन दोनों का सक्सेसिव क्या होगा 21 प्लस 4 प्लस में 21 इंटू 4/100, ये कितना हो रहा है 25, ये हो रहा है 84, मतलब जो वैल्यू आ रही है हमारी CI परसेंट की वो आ रही है 25.84%। उसने पूछा है डिफरेंस, तो 24 इसका डिफरेंस कितना होगा 1.84% निकालना है, किसका 8000 का, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8000 का 1.84%। पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 100, 2 जीरो से 2 गया, 1 से 1 गया, नीचे 1 जीरो बच रहा है, 1 10 बच रहा है ना, मतलब कि पॉइंट आएगा। पॉइंट में हमारे सिर्फ 2 ऑप्शन है, 2 हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमें दोनों की यूनिट डिजिट डिफरेंट अलग अलग है, तो हमें देखना है कि यूनिट डिजिट क्या आ रही है। 8 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 2, मतलब लास्ट में 2 आएगा पॉइंट के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ये है, a प्लस बी ये है, तो हमें a भी निकालना है। इसमें सिंपल हमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। 8 का क्यूब कितना होगा 512, यहाँ पे ये कितना दिया है 152, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी कितना है 8 है, इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 0 6 3 इक्वल टू क्या है 3ab इंटू 8। इसको आप डिवाइड करो तो ये आ रहा है ab की वैल्यू आ रही है हमारे पास 15, जो कि हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 30 men वर्किंग 5 hours a day कैन डू अ वर्क इन 18 days। 30 लोग 5 घंटे पर डे काम करते हैं, 18 दिन में काम को वो कंप्लीट कर देते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में 20 लोग 7 घंटे पर डे काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 30 लोग है 5 घंटा डेली काम करते हैं, वो काम कितना दिन तक करते हैं 18 दिन तक, टोटल वर्क हुआ।
अब बोल रहा है कि 20 लोग हैं, 7 घंटा डेली काम करते हैं, 30 डेज तक करते हैं, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों को इक्वल कर रख सकते हैं। 0 से 0 गया 9 टाइम्स, तो ये टाइम कितना हुआ 135/7, अपन में 7 चार ऑप्शन में दिया है, मतलब इसको हमें डिवाइड करना होगा, तो 192/7 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1/4 ऑफ ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 3 आवर्स बाई ए। देखो ए क्या करता है कि 1/4 टैंक को 3 घंटे में करता है, तो पूरा टैंक कितने में करेगा, 12 घंटे में करेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बी है, पाइप बी है, जो कि 1/3 पाइप 2 घंटे में भरता है, तो पूरा कितने में भरेगा, 1/3 पाइप को 2 घंटे में भरता है, तो पूरे पाइप को 6 घंटे में भरेगा। ये हमारा क्वेश्चन अब सिंपल हो गया। कोई पाइप ए है, ये 12 घंटे में भरता है, बी है 6 घंटे में भरता है, टोटल वर्क कैसे होगा, एलसीएम क्या आया 12, कैपेसिटी 1, इसकी कैपेसिटी क्या आएगी 2। उसने बोला है कि दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितने टाइम में भरेंगे। टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम कैसे आता है, टोटल वर्क जो कि कितना है 12, टोटल कैपेसिटी 2 और 1 कितना हुआ 3, तो क्या होगा 4 घंटे में काम कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अ लेडर है लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, 10 अल्फा दिया है। देखो ये वॉल है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई लेडर है जो कि ग्राउंड के साथ अल्फा एंगल बनाती है। ठीक है भाई, इतना हो गया। उसने बोला कि 10 अल्फा की वैल्यू दी है, तो 10 अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये कितना है 3, ये कितना होगा 4, पाइथागोरस से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5। आगे बोल रहा है कि इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो लेडर का फुट है वो वॉल से कितना 5 अलग है, 5 मीटर दूरी पर है, मतलब ये तो 4 है ना, तो 4 की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है। पूछा है कि लेडर की लेंथ निकालो, मतलब कि 5 की वैल्यू बताना है, 4 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5/4, 5 की वैल्यू कितनी होगी 25/4, जो कि 6 पॉइंट कुछ आएगी, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है थर्ड वाला। अगला देखो। द सेल ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ओवर द ईयर्स। देखिए कंपनी ABCDE है, अलग अलग साल में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ई इन 2006 टू दी 2001। ई का 2006 में कितना है 120, ई का 2001 में कितना है 109, कितना बढ़ा 11 बढ़ा ना, तो 109 था से 120 हुआ, मतलब कि 11 बढ़ा किस पे 109 पे, तो जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 11/109 इंटू क्या होगा 100, तो ये क्या हुआ 11/109, इसका ये 10 गुना है, तो ये वाला आंसर होगा। क्यों ये आंसर क्यों है, क्योंकि उसने बोला है कि अप्रोक्स बताइए, तो अप्रोक्स में ये 10% आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले डिस्कशन में।